फॉरा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अब चूंकि डीडीसी इलेक्शंस के पहले फेज के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है कि जब इस इलेक्शंस के लिए यहाँ पे पोलिंग होगी। इस वक्त पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पहली बार ऐसी सियासी जमातें हैं रीजनल यहाँ पे जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे। इसके बावजूद कि जब इन्हीं जो सियासी जमातें यहाँ पे एक साथ आई हैं, इन्हीं में से बहुत सी सियासी ऐसी जमातें थीं जिन्होंने ये बातें भी कही कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलता वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आज ये सब बातें जानने के लिए कि पीएजीडी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, इसके अलावा ये कि पीएजीडी क्या एज अ प्रेशर ग्रुप काम करेगा, जो भी रियासत की खुद मुख्तारी या रियासत में जो स्पेशल आर्टिकल्स थे क्या वो एक प्रेशर ग्रुप काम करेगा ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो स्टेटहुड या 370 को रेस्टोर करे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज मौजूद है पीएजीडी के स्पोक्स पर्सन और चेयरमैन पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पीएजीडी की क्या जरूरत पड़ी? 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक्शंस उनके थे, उसके बाद और कोई चारा नहीं था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठे हो जाएं, जितनी उनकी ताकत है वो इकट्ठे करें। ये कौम की ताकत है, अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसके हम अलग अलग हर एक की एक अपनी ताकत है, अपना इन्फ्लुएंस है, लेकिन हमने ये सारा इन्फ्लुएंस इकट्ठे किया इस करके कि जो आवाज़ है इस वक्त आवाम की 5 अगस्त के बाद बिलखुसूस सियासी मामले पर और जो नज़रियाती मामला पर, उसको एक वो फोर्सफुली एक बड़े ज़ोर से वो हर जगह हम सुना पाएँ, और उसके लिए जो स्ट्रगल करनी है, उसके लिए जो हमने आगे चलना है वो इकट्ठे चलें। लेकिन सज्जाद साहब, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पीएजीडी क्यों बना, आपके साथ जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हम बात करेंगे, वही सियासी जमातें पीएजीडी बनने से पहले ये दावे कर रही हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी जब तक कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 या कम से कम स्टेटहुड ना हो। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आप एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म में बैठते हैं तो आपको उस इज्तिमाई फैसले का सपोर्ट करना होता है। कई बातें ऐसी होंगी कल जो शायद मुझे ज़ाती तौर कबूल ना हो, वो तो मैटर नहीं करता है। अगर आप निकले हैं कि नहीं, हमने एक कलेक्टिव मैकेनिज़्म इज्तिमाई तौर पर चलना है, तो इज्तिमाई राय जो होगी वो बेटर होगी, तो उसमें कहाँ चलेगा कि किसने क्या पहले बोला था। ये तो इस वक्त पीएजीडी लड़ रहा है, इसमें मेरा अपना ज़ाती मेरा जो अपनी ज़ाती राय है वो तो मैटर नहीं करेगी। लेकिन ऐसे बहुत जगहों पे ये इल्ज़ाम लगे हैं कि पीएजीडी के अलायंस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उसके बावजूद सियासी जो जमातें अलग अलग हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को फिर से वहां पे उठाया। आपको नहीं लग रहा है जो आप लोग एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पे शायद वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? देखिए, जितना भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो मेंबरशिप है वॉलंटरी होती है। ये तो कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है कि साहब आप इनको निकाल दो, इनको सस्पेंड कर दो, इनका इंक्रीमेंट बंद कर दो। ये एक आज हर पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाएगा, उन सबको पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाएंगे, लेकिन जो कोई प्रॉक्सी बनने की कोशिश करेगा, जो बताएगा कि भाई मैं फलां पार्टी के साथ था इसलिए आप अंदरूनी मुझे वोट दो, वो इस अलायंस का जो बेसिक मुद्दा और मकसद है उसके खिलाफ है, उसको किसी और ने उठाया हुआ है। वो इस कश्मीरी आवाज़, जो आप देखिए कितनी सियासी तौर पर हम कितने खिलाफ थे, जब हम इकट्ठे बैठते हैं कि नहीं कुछ भी हो आज हमने इकट्ठे बैठना है। ये कौन है ग्राउंड पर जो बोलता है नहीं मैं उसके खिलाफ निकलूंगा? वो गद्दारी कर रहे हैं अपने कौम के साथ, अपनी पार्टी के साथ, और उनको एक्सपोज कर देना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। वी शुड नेम एंड शेम देम कि ये लोग आज निकले हैं देखते हुए कि नहीं अब जी हम पीएजीडी के खिलाफ निकलेंगे। अगर एक आवाज़ आई है, अगर आप पिछले इलेक्शन देखो 90% वोट इलाकों में इन्हीं पार्टियों ने लिया है, तो आज जब वो कंसोलिडेट हो जाएगा वोट तो वो पीएजीडी के लिए है ना। ये तो इज्तिमाई है, जो कोई उठा है वो तो जाती अपनी जात के लिए निकला है, वो कौम की जात के लिए नहीं निकला है, या डीडीसी की इससे नहीं, वो अपनी जात निकालने निकला है। हम आप देखिए हम कोई वी आर नॉट एंजल्स, हमसे भी गलतियां हो गई हों, लेकिन आज तो मानिए कि सब छोड़कर कि नहीं हम इकट्ठे चलेंगे। आपको लग रहा है कि पीएजीडी जो है ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए कि जो आपकी डिमांड्स हैं, खुसूसन रेस्ट्रिक्शन ऑफ
स्टेट की हम बात करें, आर्टिकल 370 की बात करें, स्पेशल प्रिविलेज जो JNK का था, क्या ये एज अ प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है कि उनको इस दबाव में लाया जाए? अगर आप लोग इतनी ज़्यादा सीट्स जीतते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर क्रिएट किया जाए कि कम से कम जो आपकी डिमांड्स है वो मैट हो? देखिए, ये DDC इलेक्शन है, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, राइट? मगर हाँ, मैसेज यहाँ से भी जाएगी, मैसेज आगे भी जाएगी। ये एक ही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। हालांकि है तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, वहाँ लोग अपने फैसले खुद लें। हालांकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जल्दी 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 करो, जल्दी कौन सी थी? तो कोई जल्दी नहीं थी, तो आप आराम से भी कर सकते थे। लेकिन ये भी लोगों को देखना चाहिए कि जिस जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया कि उनके जो इंटेंशंस थे वो शायद सही नहीं थे। ये समझें कि इतनी क्या आखिर आ रखी थी भाई, आप टाइम देते 2 महीना 3 महीना, विंटर है। आप देखिए जिस इलाके के आप हैं या मैं हूँ, वहाँ तो 20% 30% माइग्रेट करके चले जाते हैं, वो पंजाब चले जाते हैं शॉल बेचने के लिए, वो अपना सर्वाइवल के लिए, यहाँ से ही पीछे से इलेक्शन करवा रहे हैं। पता है कि भाई 20% इलेक्ट्रेट पहले ही वहाँ नहीं होगा ना कोई। और फिर पिछले 1-1.5 साल में आप देखिए हालात कितने ख़राब थे, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं। ये भी लोगों को समझना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल PAGD इस वक्त एक वॉइस इमर्ज हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। जितने भी पार्टियां हैं जिनको या लोग हैं जो हमदर्दी रखते हैं कश्मीरियों से, वो भी कहते हैं कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म आया है जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक पॉलिटिकल मेथडोलॉजी में बिलीव करता है और पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखा है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पॉलिटिकल बैटल है। अगर किसी को ये ख्याल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हम हैं या कोई, ये पावर किसी के पास रहता नहीं है। ये पावर बड़ी ये जो होती है बेवफा होता है। ये आज आपके पास, कल किसी और के पास। पुराना वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये मेरा एक मानना है। लोग मायूस ना हो, बड़े बड़े शाहसवार गिरे, बहुतों को लगा कि भाई हम शायद कभी हमारा ये इक़्तिदार ख़त्म नहीं होगा। इक़्तिदार का ख़त्म होना ही एक हकीकत है, इक़्तिदार होना हकीकत नहीं है। वो तो कुछ लम्हे होते हैं, कुछ लम्हों में आप दिखा देते हो कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने जालिम है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई मायूसी या कोई चीज़ होनी चाहिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में एक ट्वीट किया, उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन को गैंग का नाम दिया, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। क्यों करें, उनकी मर्जी है, डेमोक्रेसी, वो बोले। ये तो लोग तय करेंगे हम गैंग हैं या नहीं। ठीक है, PAGD से निकल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले जब आप लोग असेंबली में थे 2 सीट्स पे थे, अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत सारी सीट्स पे लड़ रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो PAGD में आपको सीट्स मिली है, बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि PAGD में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इसलिए उन पे ज़्यादा इत्तेफाक था कि PAGD बनना चाहिए कि आपको सीट शेयर ज़्यादा मिले। सीट शेयर हमने मांगा PAGD वालों से, हमारे पास इस वक्त तो वसाइल ही नहीं है लड़ने के लिए। हमने तो जो हमारा बनता था उससे भी काफ़ी कम लिया और हम बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी सीट शेयरिंग हुई है। तो ये किसको पता था DDC इलेक्शन होने वाला? मुझे तो नहीं पता था। ये तो इससे पहले बहुत ज़्यादा बना। तो इसका और इसका ही, अब कोई अगर किसी के दिमाग में फतूर हो तो वो इस तरह की बातें करे। हमने तो बनाया ये पहले, ये तो बाद में आया DDC। पता भी नहीं थी हम DDC लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। DDC हो गई तो होता ही नहीं था पहले यार। अव्वल तो ये हुआ ना कि अगर होता तो फिर हमें पता होती कि भाई इलेक्शन होने वाला है। तो उसमें जैसे जिस जिन इलाकों में जैसे क्रालपोरा है या रिड्डी है, वहीं से तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीड लेती थी 6-7 हज़ार की। ज़्यादा लीड तो वहीं से बाद में तो कम होती थी। तो मैं जैसे कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, सीट का मामला नहीं है। आपको लग रहा है कि बुनियादी तौर पे जब हम ग्राउंड लेवल की बात करें वहाँ पे वोट ट्रांसफ़र होगा, इसलिए क्योंकि अक्सर बेशतर जो ये लोग जो आज लड़ रहे हैं DDC के लिए, यही वो लोग थे जो लीडर्स के लिए एक दूसरे से रिश्ते तक काटते थे। अब वो जब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और ऐसा ग्राउंड लेवल पे एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत कम चांसेस हैं कि वोट ट्रांसफ़र होगा। नहीं, कुछ होगा, ये हर जगह होता है। अलायंस में किसी भी जगह दुनिया में टोटल वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा। जो हमारे लोग हैं उनको तो हम बोलेंगे वोट तो ट्रांसफ़र करना है, ना या की बात नहीं। ये तो हमारी शनाख्त के बारे में है, ये तो हमारे हुकूक के बारे में है। मैंने बोला कि ये
वोट तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को मनवाना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो फिर हम वी आर फेलिंग, फिर हम ये तो नाकाबिलियत का एक ये होगा अगर हम वोट ना ट्रांसफर, वोट बाकी कितना हो, बाकी जितने भी अलायंस हैं दुनिया में किसी भी जगह ये टोटल वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसका जो लोग बना रहे कि जी ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, आप ये लिख के लेना, ये जो बाज़ार में बातें होती हैं दुकानों पर, ये परे रख कर, ये हमने पॉलिटिक्स में पहले भी सुनी है, वो इतना लेगा, इसने इतना काटा, उसने कितना, PAGD का टोटल स्वीप होगा, ये लिख लेना। सजाद गनी लोन साहब, आप जब इलेक्शंस में आए 2014 में, आप लड़ रहे थे, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, आपने एक बयान दिया जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना। वो ये था कि आपने कहा कि उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया जैसे बड़े भाई हों। ये बहुत ज़्यादा चला और आपको अब भी ये भुगतना पड़ रहा है। उसके बावजूद जब लास्ट टाइम अगस्त 5 के बाद आप लोगों को जेल में डाला गया, तब ये माना गया कि बीजेपी, आप बीजेपी के अलाय थे, उसके बाद भी आपको जेल में डाला गया। आपको लग रहा है कि ग्राउंड इस वक्त जिस तरह का है वो शायद इतना मौजूद नहीं था आप लोगों के लिए भी कि आप इस इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते? नहीं, ग्राउंड ठीक था, इसमें क्या था, अलायंसेस होती हैं। जब 2014 का इलेक्शन हुआ, किसी के पास भी नजरियाती मैंडेट नहीं था। नजरियाती मैंडेट का मतलब यह है किसी पार्टी के पास इतने सीटें नहीं थी कि वो अपनी पार्टी का नजरियाती एजेंडा इम्प्लीमेंट करे। यहाँ 28 थी PDP के पास, उनके पास 25 थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 थी, 12 कांग्रेस के पास थी, तो मिलीजुली सरकार बन सकती थी। तो जब हमें पता थी कि भाई कोई नजरियाती एजेंडा नहीं कर सकता, चलो डेवलपमेंट की बात करें, तो हमने बिल्कुल अलायंस किया, इसमें कोई ये नहीं। अगर आप मुझे आज बोलें क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उस पर कभी और डिबेट करेंगे, राइट। लेकिन मेरी जो दलील है वो ये है कि उस वक्त डेवलपमेंट पर हुआ, उसके बाद सरकार टूटी और सरकार टूटने के साथ ही हमारा अलायंस हुआ, हमने पार्लियामेंट खुद लड़ा, इनके साथ कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 5 अगस्त हुआ, जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो हम तो किससे डरे नहीं, कोई रात को तो नहीं किया। तो 5 अगस्त को अगर हमें कोई नजराती तौर इनके साथ मोहब्बत होती तो इनके साथ चले जाते, नहीं थी जेल चले गए, हमारा चॉइस था ना, उधर भी बैठ सकते थे, जेल भी जा सकते थे, हमने बोला नहीं जेल जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। दैट इज द होल स्टोरी। हाँ, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकती है, ठीक है, मेरे से हो सकती है, बाकियों की तरफ देखें, PAGD में तो बहुत सारे लीडर हैं, तो बाकी यू कैन नॉट होल्ड इट अगेंस्ट। बाकी जो इन्होंने किया, एक बड़ा ये है कि शायद जी ये यहाँ आए इसलिए किया, जो इन्होंने किया, इन्होंने ना तो असेंबली से पूछा, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे नहीं पूछा, एक गवर्नर साहब थे, वो 3-4 महीने उनको आए हुए थे कश्मीर, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर साइन किया। सो ये किसी कश्मीरी की वजह से या किसी जम्मू के बाशिंदे की वजह से नहीं हुआ, वहीं से आया। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था उसके बरक्स किया, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कश्मीरी पार्टी या असेंबली या कश्मीरी इंस्टीट्यूशन इदारा जिसमें जिन्होंने इनकी सपोर्ट की। जिस तरह से अभी DDC इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका तो तकरीबन ये अंदेशा लग रहा है, वो ये सिग्नल दे रहे हैं मरकजी सरकार कि वो असेंबली इलेक्शंस भी अगले साल तक करा सकते हैं। यहाँ पे बेसिक जिस पे लड़ना चाहिए, अगर ये PAGD इसी तरह से चला, क्या लग रहा है आपको कि क्या प्लेटफॉर्म रखना चाहिए, कौन सा मेन मुद्दा रखना चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट या स्टेटहुड और आर्टिकल 370 की? देखो यार, अभी आप इलेक्शनों के बारे में, PAGD का इलेक्शन एक, देखिए वी आर सम ऑफ मेनी पार्ट्स। जैसे मैं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, किसी का बाप भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ। इसी तरीके से PAGD का इसके अलग अलग मुद्दे हैं, ये इलेक्शन भी लड़ती है, जो कश्मीर की जो एहसासात हैं बिलखुसूस अगस्त 5 के बाद, उनकी नुमाइंदगी भी करती है। सो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें करेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी तो सारी चीज़ें करती है, जैसे बाकी जगह पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो सब कुछ करती है। उनका एक नज़रियाती एजेंडा होता है, उनका एक इलेक्टोरल एजेंडा होता है, उनका डेवलपमेंट का एजेंडा होता है, तो ऑफ कोर्स आपको सब चलाना पड़ता है, आप एक ही मुद्दे पर नहीं चल सकते। हमने देखा यहाँ पे लैंड लॉ लाया गया, जो हाल ही में अमेंडमेंट की गई। उसके बाद हमने देखा जो यहाँ पे खुसूसन जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी इन जंगलात में रहती है, उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। इस पे हमने देखा कि अलग अलग करके बयान तो आए, लेकिन कलेक्टिवली इसके खिलाफ कोई सड़कों पे नहीं आया, लड़े नहीं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर करें, एटलीस्ट इन सर्दियों में तो कम से कम इन गुज्जर बकरवालों को ना निकाला जाए। देखिए मेरी बात सुनिए,
बिल्कुल गई, हमारी महबूबा जी गई, वहाँ चली गई, उन्होंने अपना, वो भी तो पीएचडी का हिस्सा है, तो पीएचडी को ही तय करने दें कि वो आगे अपनी स्ट्रेटजी क्या रखे। मैं अपने जज्बात होंगे, लेकिन पीएचडी के जज्बात से चलेगी, अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी। आपके जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी, हम तो चलेंगे अपनी मर्जी से, किस जगह क्या करना है क्या नहीं करना है। कौम को सड़कों में लाने से तो आज तक कोई आपका मसला हल हुआ नहीं ना, लेते ही गए, डिसएम्पावरमेंट ही होती गई, कोई आया तो नया कुछ नहीं, अभी तो गया ही। तो कौम भी, लोग भी, इनकी भी मुश्किलात होती हैं। आप देखिए 6-7 महीना कर्फ्यू, फिर आपका कोविड, लॉकडाउन, कितना इस पर मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैं इस मुद्दे में नहीं बोल रहा हूँ। हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है ये गुज्जर कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, विल बी, हम उनके शाना बशाना रहेंगे, लेकिन क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम खुद तय करेंगे बैठ कर। सज्जा साहब, आखिरी 2 सवाल, उसमें से पहला ये कि पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि 40 एज के बिलो जो लोग हैं वो इन इलेक्शंस में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हैं, और यहाँ पे जो बाइकआउट का एक माहौल चला था वो शायद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव की तरफ हमें ले जा रहा है, या आपको लग रहा है जो आपने कहा कि जो लोग अलायंस के खिलाफ आ रहे हैं वो कौम के खिलाफ हैं? ये है ना, कौम के खिलाफ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कौमी आवाज़ उठी है, कलेक्टिवनेस है, उसके खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जो आप लोगों ने मैंडेट दिए हैं वो भी तो उन्हीं को दिए हैं ना, जो पार्टी के ऑलरेडी स्टेबल लोग हैं, जिनको पार्टी की पोजीशंस हासिल है। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी का मैंडेट जाता है पार्टी वाले को, है ना, तो फेसबुक वाले को भी जाता है कभी कभी, लेकिन जो ग्राउंड पर काम जिसने किया है पिछले 40 साल से चलता आ रहा है, तो उसको कैसे नज़रअंदाज करें, कैसे करें। फिर अगर कोई पढ़ी लिखी बच्ची है या पढ़ा लिखा बच्चा है, हमने भी तो पढ़े लिखों को ही दी है, हमने कौन सा ऐसा दिया है। और फिर ये पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा, ये एक नया डिवीजन, एक नया डिवीजन पार्टी वाले तो पार्टी वाले को ही देंगे ना, आगे लॉयल्टी भी तो होनी चाहिए उसको। ये पीएचडी का जो मिशन है वो भी तो आगे चलाना है, तो आप उसी को देंगे ना जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टी वाले होंगे। बाहर से क्यों लाएंगे? वो क्या उतना ये बाहर बैठकर कोई बंदा होगा जो आपके पार्टी सेटअप में नहीं होगा या दूसरी पार्टी के सेटअप में नहीं होगा? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस? कोई बेसिस होना चाहिए ना कि एक बंदा 30 साल 40 साल से चल रहा है, आप उसको रिजेक्ट करोगे, बाहर से किसी को लाओगे, क्यों? व्हाट इज द, अगर आपकी पार्टी में टैलेंट है और पिछले साल से वो चले आ रहे हैं, तो आपको उनको प्रेफरेंस देनी है ना। जब आप उनको प्रेफरेंस नहीं दोगे, जब आप उनके लॉयल नहीं होंगे, तो लोगों के क्या लॉयल होंगे? सो ये क्या, ये एक नया अब हो गया, जनाब उसको मत दो, जनाब उसको मत दो। जब पॉलिटिकिंग करनी होती है तो तब वो कहीं होते नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए कभी कभार कोई खुशकिस्मत होता है या बदकिस्मत होता है कि किन हालात में वो आता है। जैसे मैं आया, मैं तो ऊपर से ही आया, है ना, लेकिन जितने भी बाकी हैं मैंने देखा है, हल्का प्रेसिडेंट से शुरू किया है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट बना है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया। अभी सुलेमान है हमारा राजवार का, वो एक छोटा लड़का था, मेरे पास आया, बोला मैंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की है। मैंने बोला बेटा अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाओ। करने लगा आहिस्ता आहिस्ता, लोकल लेवल पर अपने गांव में शुरू किया। मैंने बोला आप तो बड़े अच्छे हो, आप ब्लॉक लेवल पर करो। करते करते फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट बन गया, आज वो राजवार का कैंडिडेट है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, और खुसूसन बहुत बार ऐसा चला कि हमने नेशनल मीडिया को देखा कि वो जिस तरह के प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उसमें 2019 में खुसूसन ये बात चली कि उनकी वजह से कश्मीर में इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन जानबूझ के मीडिया के थ्रू की जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत है और आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात जो है उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ कश्मीर में पड़ता है? देखिए मैं, ये आपकी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में चलती है, मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब वो कल वोट डालने जाए, ये बड़ा सवाल आपने अच्छा किया, ये मत देखें कि लोकल लेवल पर आज कोई आपको बांटने आएगा कि साहब मैं इस कौम का हूँ, मैं उस कौम का हूँ। आपका चैलेंज बहुत बड़ा है, एक अजीब सी कैफियत है
कि जब दिल्ली में या बिहार में आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता है डेवलपमेंट के नाम पर, आप बेचते हो जनाब कश्मीरी का। हमने ये किया, कश्मीरी को प्रोजेक्ट किया गया है पूरे हिंदुस्तान में एज अ रेडिकल। फिर जो उठ के जितना कश्मीरी को मारता है उतने वोट मिलते हैं। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाए, सड़क नहीं बना पाए, साफ पानी नहीं दे पाए, मगर कश्मीरी को हमने खूब पीटा, डालो वोट। हमारे बच्चे कल वहां जाएंगे पढ़ने। मैं इन सबको बोल रहा हूं जो देख रहे हैं कि जब आज की डेट में वोट डालोगे तो देख लो, एक आवाज को वोट डालो जो हिंदुस्तान में कम से कम ये कह सके, बता सके कि हम रेडिकल नहीं हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अपने फेलियर्स, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कश्मीर का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर को एक फुटबॉल बनाया है, एक पंचिंग बैग बनाया है। कुछ नहीं हो तो कश्मीर डाल दो, जीत जाओगे। इस आवाज को वहां पहुंचाना है। आप जब वोट डालते हो, छोटे छोटे वोट काटते हो, ये उस आवाज को कमजोर करेगी। आज वोट डालो, आप पीएजीडी को वोट डालो, एक आवाज उभर आए। पहली बार कश्मीरी इकट्ठे हो गया है, पहली बार। आप हिस्ट्री में देखो कब कश्मीरी इकट्ठे हुआ है, आज इकट्ठे हुआ है। इतने मार खाने के बाद, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद इकट्ठे हुआ है। आज खुदा का वास्ता इस आवाज को वो इज्जत दो कि हिंदुस्तान में कहीं भी खड़े होकर बोल दे कि नहीं, हम रेडिकल नहीं हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, और वो मान ले, ताकि सेफ्टी हो हमारे बच्चों की कल जब हो जाए। आज जब इस आवाज को कमजोर करोगे तो बता दोगे उनको कि भाई नहीं, आप इससे पूछो, आप उससे पूछो, आप इससे पूछो। हमें मालूम है पैसा कैसे बह रहा है इस आवाज को तोड़ने के लिए। करोड़ों में पैसा जा रहा है इस आवाज को तोड़ने के लिए। इसी आवाज की इज्जत रखो। इसी में कौम की इज्जत है आज की डेट में, इसी में आपके बच्चों की भी इज्जत है, आपके बच्चों की सलामती है। छोटे मुद्दों पर मत जाओ। प्रॉक्सी, ये क्रॉस वोट, प्रॉक्सी करोगे, क्रॉस वोट करोगे, ये अपनी इज्जत के खिलाफ वोट है, अपने बच्चों के खिलाफ वोट है। अल्लाह का वास्ता, अगर सब लीडर इकट्ठे हो गए, कुछ तो सोचो वो इकट्ठे क्यों हुए, उनने अपनी अन्ना साइड पर क्यों रखी। मजबूर हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, लगभग सियासी जंगी हालात हैं। हमारी कौम चारों तरफ से फंसी पड़ी है। आज तो संभल जाओ, आज तो सोचो। हमारी लाख गलतियां, लेकिन अपनी भी गलती देखो। आज जो इस आवाज को कमजोर करेगा वो अपने कौम को कमजोर कर रहा है। न यहां माफी मिलेगी, न इंशाल्लाह अल्लाह के दरबार में माफी मिलेगी। जैसा आपने खुद ही इस बात को छेड़ा, आपने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा बह रहा है पीएजीडी के खिलाफ। वाकई में आप मानते हैं कि बीजेपी यहां चाहती है कि डिवीजन हो और पीएजीडी को किसी तरह से हराया जाए, ताकि आवाज जो है वो ये बेची जाए कि कश्मीरी आपके साथ नहीं है? मुझे नहीं पता है कौन दे रहा है, लेकिन एंटी पीएजीडी फोर्सेस ऐसे पैसा बहा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और एक कश्मीरी कौम के लिए एक चैलेंज है कि क्या खरीदार कह सकें कि ये एक बिकाऊ कौम है, या कह सकें कि ये बिके नहीं। बाकी मुझे अपने कौम पर पूरा भरोसा है। हम भी जब लड़ते थे, कभी कभार एजेंसी कहीं से कुछ होता था, लेकिन नहीं, हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ये न चला है, न चलेगा इंशाअल्लाह। पैसा वैसा नहीं चलेगा। और फिर मैं कहूँगा, फिर अपील करूँगा कि कौम के नाम पर कोई बांटेगा कि जी छोटी कौम हमारी, हम जी इकट्ठे करेंगे, कोई पार्टी के नाम पर नहीं जी, अब ये हम 5 मोहल्ले जो हैं हमें जी हम बैकवर्ड रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप लोग सिस्टम से बाहर चले जाओगे। कल आपको बताया जाएगा कि जब कौम की लड़ाई थी, इन्होंने कौम के, जब पूरे जम्मू कश्मीर के कौम की लड़ाई थी, इन्होंने अपना एक छोटा हल्का अलग बना दिया। ये डिवाइड करने की कोशिश है, टोटल डिवीजन करने की कोशिश है। बस मेरी अपील है लोगों से कि वो देख ले, सोचे कि किस आवाज को कमजोर कर रहे हैं, क्यों कमजोर कर रहे हैं। कहीं इस आवाज को कमजोर करने से अपने बच्चों को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। और याद रखना कि अगर इंशाअल्लाह, और मैं पूरा यकीन है, पीएजीडी की आवाज बुलंद होती है, ये जो ये जुल्म का माहौल है ये बंद हो जाएगा। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम